भाभी 10 लाख का लोन लेकर मशहूर ब्रांड के ठीक बगल में अपनी चाय कॉफी की दुकान खोलना चाहती थी। जब मैंने उन्हें समझाया कि इस धंधे में उनका सब कुछ डूब जाएगा, तो उन्होंने बड़े ताव में आकर मुझसे कहा, हट, तुझे तो यह भी नहीं पता कि इस बिजनेस में कितना अंधा पैसा है, इसीलिए तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और लोन पास नहीं किया, जिससे कम से कम हमारे घर का आशियाना तो बच गया। लेकिन कुछ समय बाद शहर में किसी और ने ऐसी ही दुकान खोलकर मोटी कमाई कर ली। बस फिर क्या था, भाभी और भैया के दिल में मेरे लिए जहर घुल गया। उन्हें लगा कि मैंने उनकी रईस बनने की राह में रोड़ा अटकाया है। इसी नफरत में एक रात जब मैं गहरी नींद में सोया था, उन्होंने बेरहमी से मेरी जान ले ली। हद तो तब हो गई जब मेरे खुद के माँ बाप ने भी उन्हीं का साथ दिया। उन्हें लगा कि मैंने बुढ़ापे में उन्हें अमीर माँ बाप बनने से महरूम कर दिया। उन्होंने भाई भाभी के इस खौफनाक कदम को छिपाने के लिए दुनिया से झूठ कह दिया कि मैं समलैंगिक गे था और किसी के साथ भाग गया हूँ। पूरी दुनिया में मेरा मजाक उड़ा और वो लोग मेरी लाश पर एक सुकून की जिंदगी जीने लगे। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें दोबारा खुली, मैं उसी काउंटर पर खड़ा था। अरे ओए अमर, जल्दी से मेरा 10 लाख का लोन पास कर, मुझे घर गिरवी रखना है। तू एक मामूली बैंक क्लर्क होकर मुझे रोकने वाला कौन होता है? ज्यादा छू चप्पड़ की तो तेरी बैंक में ही शिकायत कर दूंगी। कानों में वही जानी पहचानी चीखें गूंजी। सामने मेरी भाभी हाथ में मकान के कागजात लिए पूरे रौब के साथ खड़ी थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे दूसरा जन्म मिला है। पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। भाभी को अचानक बिजनेस वुमन बनने का भूत सवार हुआ था और दुकान भी कहां खोलनी थी, सीधे मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी के बगल में। हमारे घर के हालात पहले ही खस्ता थे। भैया महीने का मुश्किल से 3,000 कमाते थे और माँ बाप, जो अपनी पूरी जिंदगी खेती की मिट्टी में खपा चुके सीधे साधे किसान थे। भाभी की जब से शादी हुई थी, उन्होंने आज तक बाहर पैर निकालकर एक अठन्नी तक नहीं कमाई थी। और वो घर, शहर के बीचों बीच बना वो 70 स्क्वायर फीट का पुराना जर्जर मकान ही हमारे पूरे परिवार की इकलौती जमा पूंजी थी। पिछली जिंदगी में मुझसे अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा गया। मैंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। भाभी की धमकियों और कंप्लेंट के डर के बावजूद डटा रहा और लोन रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुरंत फोन करके मम्मी पापा और भैया को बैंक बुलाया। उन्हें समझाया कि इस बिजनेस में कितना बड़ा रिस्क है। मेरी इस समझदारी की वजह से सब वक्त पर पहुंच गए और भाभी का लोन रुक गया। लेकिन इसी बात ने मेरे लिए उनकी नफरत की बुनियाद रख दी। उसके बाद से वो हर रात भैया के कान भरने लगी कि मैं सिर्फ उनसे जलता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो एक बड़ी बिजनेस वुमन बने। और जब शहर की उस दूसरी महिला ने अमीर बनकर दिखाया, तो भैया भाभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि उनके अरबपति बनने के रास्ते का कांटा मैं ही था। और फिर एक रात उन्होंने सोते में मेरी जीवन लीला ही खत्म कर दी। पर अब जब मैं दोबारा इसी पल में लौट आया हूं, तो मैंने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। इस बार मैं कोई समाज सेवा नहीं करने वाला। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मक्खन जैसी मुस्कान लाई और तुरंत भाभी के सामने लोन एग्रीमेंट के कागजात बढ़ा दिए। पूरे 10 लाख रुपए का लोन मैंने वहीं मंजूर कर दिया। हाँ, एक बैंक कर्मचारी होने के नाते जो मेरी बेसिक ड्यूटी थी, मैंने बस उतना ही कहा, भाभी जी बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। अगर लोन की किस्तें समय पर नहीं आई तो बैंक इस घर को जब्त करके इसकी नीलामी कर देगा। और अगर नीलामी की रकम लोन से कम रही तो बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगा और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनते ही भाभी ने हमेशा की तरह अपनी आंखें मटकाईं और ताना मारते हुए बोली, अरे बेवकूफ, आजकल मार्केट में एक एक कप चाय कॉफी 20-30 रुपए की बिकती है। इतना अंधा मुनाफा होने वाला है कि लोन तो मैं चुटकियों में चुका दूंगी। तू सच में पैदाइशी गधा है, इसीलिए जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करेगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भाभी जी, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस दुकान से कम 100 करोड़ तो कमा ही लेंगी। भाभी मेरी बात सुनकर हवा में उड़ने लगी। उन्होंने मुझे नीची नजरों से देखा और कहा, वो तो है ही, मैं तेरे जैसी थोड़ी हूँ। तेरी किस्मत में तो बस ये मजदूरी करना लिखा है और मैं बहुत जल्द इस शहर की सबसे बड़ी मालकिन बनने वाली हूँ। मैंने उनसे बहस करना सही नहीं समझा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी हंसी छूट रही थी। इस नए जन्म में मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो इस शहर की अगली महिला अरबपति कैसे बनती हैं। 10 लाख का लोन हाथ में आते ही भाभी ने उसी दोपहर को दुकान की जगह फाइनल कर ली। दुकान का मकान मालिक तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसकी बत्ती सी थामे नहीं थम रही थी। दरअसल वो दुकान मार्केट के सबसे बड़े और सस्ते ब्रांड के ठीक सामने थी। उस ब्रांड के खौफ और उसकी बेहद कम कीमतों की वजह से कोई भी दुकानदार वहां टिक नहीं पाता था और वो दुकान सालों से खाली पड़ी थी। अरे भाई, भाभी का गणित तो आइंस्टीन को भी फेल कर दे। 30 रुपए की चाय बेचकर वो 10 लाख का लोन चुकाने और 100 करोड़ कमाने के सपने देख रही हैं, वो भी किसके सामने?
उस ब्रांड के सामने जो खुद कौड़ियों के भाव में सामान बेचकर पूरी मार्केट खा जाता है। मकान मालिक तो मन ही मन भाभी की आरती उतार रहा होगा कि चलो, सालों बाद कोई ऐसी मूर्ख देवी मिली जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने आई है और साथ में 10 लाख का बकरा भी लाई है। खासकर कि जो लोग खाने पीने का बिजनेस करते थे वो तो उस दुकान के आसपास भटकते तक नहीं थे, लेकिन हमारी महान और महाज्ञानी भाभी तो इतिहास रचने आई थीं। उन्होंने आते ही सीधे 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर डाला। मकान मालिक ने भी शायद अपनी जिंदगी में ऐसा मूर्ख भगवान पहली बार देखा था। अब जब सामने से कोई बकरा हलाल होने आए तो कसाई भला क्यों चूकेगा। मकान मालिक ने बहती गंगा में हाथ धोया और अपनी जेबें गर्म कर ली। जिस दुकान का किराया साल का मुश्किल से 1 लाख रुपए होना चाहिए था, उसे सीधे बढ़ाकर 1.5 लाख सालाना कर दिया। भाभी की जब से शादी हुई थी उन्होंने कभी नौकरी तो की नहीं थी, इसलिए उन्हें पैसों की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें जरा भी अजीब नहीं लगा कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। देखते ही देखते उन्होंने 4.5 लाख रुपए सिर्फ किराए में फूंक दिए। और तो और पैसे देने के बाद वो हवा में मुक्का लहराते हुए बोली, देखना बहुत जल्द मैं इस बड़े ब्रांड को सड़क पर ले आऊंगी, इसकी दुकान बंद करवा कर ही दम लूंगी। दुकान का जुगाड़ तो हो गया, अब बारी थी अंदर की साज सजावट और मशीनरी की। भाभी जब मार्केट में मशीनें और काउंटर देखने गईं, तो पता चला कि पूरी सेटअप किट ही 8 लाख से ऊपर की आ रही है। अगर उसमें मेंटेनेंस, फ्रेंचाइजी फीस और स्टाफ की सैलरी जोड़ दी जाए तो बजट 10 लाख पार कर रहा था। अब दिक्कत यह थी कि वो 4.5 लाख तो पहले ही किराए में उड़ा चुकी थी, इसलिए अब उनकी जेब इतनी बड़ी रकम के लिए गवाही नहीं दे रही थी। भाभी ने हिसाब लगाया और उनका दिल बैठ गया। वो झुंझलाकर बोली, ये सब साले चोर हैं, लूटने बैठे हैं। भला एक कप ड्रिंक बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की क्या जरूरत? ये सब बस दिखावा है। दुकान की सजावट से कुछ नहीं होता, स्वाद असली होना चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने सादगी का रास्ता चुना। मार्केट से सिर्फ 200 रुपए का एक छोटा सा पुराना फ्रीजर खरीदा और घर से एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज उठाकर ले आई, जिसे उन्होंने अपना मेन काउंटर बना दिया। पानी साफ करने के लिए जो वाटर प्यूरिफायर चाहिए था, उसकी जगह घर का पुराना सा थर्मास रख दिया। और जो दूध, शहद या ड्रिंक बनाने का सामान था, उसके लिए भाभी ने ऑनलाइन 9.9 रुपए फ्री डिलीवरी वाले सस्ते प्लास्टिक के कप और बर्फ निकालने वाला चमचा मंगवा लिया। कमाल की बात तो सुनिए, इन सब सामानों को रखने के लिए वो बाजार से एक पैर धोने वाला टब, प्लास्टिक का तसला खरीद लाई और उसी में सब ठूंस दिया। और हाँ, अपनी साफ सफाई का ढिंडोरा पीटने के लिए उन्होंने एक और टब खरीदा और उसे ढकने के लिए ऊपर से औंधा रख दिया। शाम को जब मैं बैंक से ड्यूटी खत्म करके उस रास्ते से गुजरा तो दुकान का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे लगा मैं किसी दुकान में नहीं बल्कि किसी कबाड़ी के गोदाम या किसी के पुराने लिविंग रूम में आ गया हूँ। भाभी ने जैसे ही मुझे देखा तुरंत आवाज लगाई, अरे अमर, तू तो मर्द है, चल जल्दी आ और मेरी थोड़ी मदद कर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दुकान के अंदर ले गईं। असल में भाभी जब मार्केट में दुकान का नाम लिखने वाला शानदार साइन बोर्ड पूछने गई थी तो उसकी कीमत कुछ हजारों से लेकर लाखों में थी। भाभी को वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम लगा। उनका मानना था कि बोर्ड का काम बस नाम बताना है, इसमें इतने पैसे फूंकने की क्या जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक ढेला भी खर्च नहीं किया। स्टेशनरी की दुकान से 5 रुपए के रंग बिरंगे चार्ट पेपर खरीदे, खुद कैंची से उन पर दुकान का नाम काटा, जूस और यादें, और मुझे थमा दिया कि मैं स्टूल पर चढ़कर उसे दुकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर चिपका दूं। मैं उन कागज के टुकड़ों को हाथ में पकड़े बस अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, एक बार जोर की हवा चली या जरा सी बारिश हुई तो भाभी का बिजनेस और ये कागज के अक्षर दोनों नाली में तैरते मिलेंगे। लेकिन पिछली जिंदगी के सबक मुझे याद थे, इसलिए मैंने इस अजूबे को कोई सलाह नहीं दी। मैंने चुपचाप फुर्ती दिखाई और उन फटे पुराने कागजों को दरवाजे पर चिपका दिया। मैंने उनके सामने एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, वाह भाभी, आपकी दाद देनी पड़ेगी, आप सच में बहुत टैलेंटेड हैं। मेरी बात सुनकर वो गर्व से चौड़ी हो गईं और बोली, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, देख, एक औरत होकर भी मैंने सारा काम अकेले चुटकियों में संभाल लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरा पूरा इंटीरियर सिर्फ 300 रुपए में तैयार हो गया। यानी मैंने सीधे सीधे 5.5 लाख रुपए बचा लिए। मैंने एक बार घूमकर उनकी दुकान का मुआयना किया। 4 सफेद सूनी दीवारें, एक छोटा सा फ्रीजर, एक टूटी हुई लकड़ी की मेज और उस पर सजे हुए पैर धोने वाले 2 टब, और ठीक उसके सामने था वो बड़ा ब्रांड।
चमकदार लाइटें, आलीशान इंटीरियर, बेहतरीन साइन बोर्ड और बाहर खड़े कर्मचारी जो तमीज से ग्राहकों का स्वागत कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर वो इस विशाल ब्रांड से पंगा लेने का हौसला रख रही थी। इसके बाद भाभी मुझे जबरदस्ती फल मंडी ले गईं। वहां उन्होंने एक साथ 150 किलो नींबू थोक के भाव खरीद लिए, जिसमें उनके 3000 रुपए खर्च हो गए। पैसे देते वक्त उनका चेहरा ऐसा बन गया था जैसे उनकी किडनी मांग ली हो। वो बड़बड़ाने लगी, ये जो सामने वाली बड़ी दुकान है ना, ये लोग इतनी सस्ती शिकंजी और लेमनेड सिर्फ इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि ये उसमें पक्का कोई जहरीला केमिकल मिलाते हैं। अरे भाई, कोई भाभी को बिजनेस रत्न का अवार्ड दो, 10 लाख का लोन लेकर 4.5 लाख किराए में फूके और दुकान की सजावट की 300 रुपए में पैर धोने वाले टब में जो ग्राहक को स्पेशल ड्रिंक परोसी जाएगी उसे पीकर ग्राहक अपनी सेहत सुधारेगा या सीधे हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होगा। और वो 5 रुपए के चार्ट पेपर वाला बोर्ड। बारिश क्या, अगर किसी ग्राहक ने दुकान के बाहर खड़े होकर जोर से छींक भी दिया ना, तो दुकान का नाम जूस और यादें से सीधे गायब होकर सिर्फ यादें रह जाएगा। हम तो शुद्ध और फ्रेश नींबू का जूस बेचेंगे। एक कप की कीमत होगी पूरे 40 रुपए। जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि एक नंबर माल और चरे में क्या फर्क होता है। उनकी ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, भाभी, एक कप के 40 रुपए कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो जाएगा? मेरी ये बात सुनते ही भाभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मुझ पर उबल पड़ी और चीखते हुए बोली, महंगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे महंगा बोलने की? दुकान का किराया, बिजली का बिल, इंटीरियर सामान और मेरी मेहनत, क्या ये सब मुफ्त में आता है? और सुन, मैं असली और फ्रेश नींबू लाई हूँ। एक नींबू मुझे 3 रुपए का पड़ा है। 40 रुपए मांग लिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अभी तो मैंने इसमें मम्मी पापा के बुढ़ापे के पैसे का हिसाब भी नहीं जोड़ा है। अब मैं पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। मैंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा सिरफिरा इंसान होगा जो सामने वाली दुकान पर मिलने वाली 4 रुपए की शिकंजी छोड़कर भाभी के पास 40 रुपए का नींबू पानी पीने आएगा। लेकिन भाभी को अपनी इस बेवकूफी में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वो तो बस अपनी कामयाबी के हसीन सपनों में खोई हुई थी। जब दुकान का सारा तामझाम सेट हो गया तो भाभी ने अपने हाथ से बनी उस अमृत रूपी शिकंजी को हाथ में पकड़ा, दुकान के बाहर एक पोज दिया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी। सामने वाली इस घटिया दुकान पर आखिर इतनी भीड़ क्यों होती है? साफ बात है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बस 3 दिन रुकिए, मेरी दुकान खुलने दीजिए, फिर मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी कि असली साफ सफाई और स्वाद किसे कहते हैं। भाभी ने यह सारा लोन पूरे परिवार से छिपा कर लिया था, लेकिन जैसे ही मम्मी पापा और भैया को इस 10 लाख के लोन की खबर मिली, घर में भूचाल आ गया। उन लोगों की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो जाकर अपनी लाडली बहू से सवाल करते, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह मुझे अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया और मेरा जीना हराम करने निकल पड़े। उसी रात भैया गुस्से में तमतमाते हुए मेरे किराए के कमरे में घुस आए और बिना कुछ सोचे समझे मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अमर, तू इंसान है या जानवर? अपनी भाभी को अपनी आंखों के सामने इस बर्बादी के कुएं में कूदते हुए देखता रहा और तूने उसे रोका तक नहीं। पिछली जिंदगी का गुस्सा मेरे अंदर पहले ही खौल रहा था। मैं अब यह जिल्लत बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक करारा घूंसा उनके मुंह पर दे मारा। भैया इस जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं थे। वो लड़खड़ाए, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर जा गिरे। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी बीवी लोन ले या कुएं में कूदे, उससे मेरा क्या लेना देना? मैं उसका पति हूं या तुम हो? ठीक उसी समय मम्मी पापा भी कमरे के अंदर आ धमके। मुझे देखकर वो अपनी जांघें पीट पीट कर रोने का नाटक करने लगे। अरे तुम तो एक ही खून हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? अमर, तुझे छोटे भाई होने का जरा भी सलीका नहीं है क्या? बड़ा भाई पिता समान होता है, तूने उस पर हाथ कैसे उठाया? जब भैया मुझे मार रहे थे तब तो ये दोनों बुढ़े दरवाजे के पीछे दुब के तमाशा देख रहे थे, और जैसे ही मैंने भैया को जमीन चटा दी, ये दोनों बीच बचाव करने और मुझे ज्ञान बांटने अंदर आ गए। मैंने तंज कसते हुए कहा, बड़ा भाई, क्या विशाल कुमार ने कभी बड़े भाई जैसा बर्ताव किया है? अपनी बीवी के लोन का गुस्सा आकर मुझ पर निकाल रहा है। जैसे ही उस 10 लाख के लोन का जिक्र आया, मम्मी पापा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो बेहद गंभीर हो गए। पापा ने गुस्से में कहा, तेरी जबान कम नहीं चलती, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अगर तूने अपनी भाभी को नहीं रोका होता तो आज हमारे घर के कागजात बैंक में गिरवी ना पड़े होते। भैया भी किसी तरह उठकर खड़े हुए और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोले, अगर ये 10 लाख रुपए डूबे ना तो एक एक पाई तेरी जेब से वसूल करूंगा, याद रखना। मम्मी पापा बचपन से ही भैया के लिए अंधे थे। वो हमेशा कहते थे कि भैया बड़ा बेटा है, वही इस घर का चिराग और भविष्य है। और मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि बड़े भाई की हर बात माननी है और उसके सामने कभी मुंह नहीं खोलना है।
वो तो असल में मेरे बाद एक बेटी चाहते थे ताकि बड़ी होने पर उसकी शादी करके मोटा दहेज कमा सकें। लेकिन जब मैं पैदा हो गया तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। 2 बेटों का खर्च उठाना उनके बस का नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपना बलि का बकरा बना दिया। भैया की शादी के वक्त मम्मी पापा ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी पूरे 3 लाख रुपए भाभी के परिवार को सिर्फ दिखावे और खातिरदारी में उड़ा दिए। और मेरा हाल, जब कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पास कमरे का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और मैंने उनसे सिर्फ 2000 रुपए उधार मांगे थे, ये वादा करते हुए कि अगले महीने सैलरी मिलते ही मैं उन्हें दोगुना लौटा दूंगा। तब उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई चोर हूं और साफ कह दिया कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन उसके ठीक कुछ दिनों बाद उन्होंने गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और भैया भाभी के लिए शहर के बीचों बीच वो 70 स्क्वायर फीट का पुराना मकान खरीदकर उन्हें दे दिया। इन सारी पुरानी यादों ने मेरे दिल में नफरत की आग को और भड़का दिया। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और सीधे भाभी का नंबर डायल कर दिया। हेलो भाभी जी, जरा जल्दी से मेरे कमरे पर आ जाइए। यहाँ मम्मी पापा और भैया बैठकर आपके बिजनेस प्लान को बकवास बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की है और आपके इस फैसले के लिए वो सारा दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं। वाह रे मेरा महान परिवार, भाभी 3 रुपये का नींबू लाकर 40 रुपये का पानी बेचकर दुनिया जीतने निकली है और इन सबको लग रहा है कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। भैया की खुद की औकात 3000 रुपये की नौकरी की है, पर एटीट्यूड ऐसा है जैसे बैंक का पूरा लोन अकेले अपने दम पर चुका देंगे। और मम्मी पापा बेटे के प्यार में इतने अंधे हैं कि जब बहू घर की छत उड़ाने की तैयारी कर रही है तब भी दोष उस बेटे को दे रहे हैं जो बैंक में बैठकर नौकरी कर रहा है। कोई बात नहीं, इस बार मैंने भी विनाश काले विपरीत बुद्धि का लाइव शो देखने के लिए पॉपकॉर्न तैयार कर लिया है। मैं तो उन्हें बार बार मना कर रहा था पर वो मान ही नहीं रहे थे। मेरी ये बात सुनते ही भाभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन की दूसरी तरफ से उनकी चीखने की आवाज आई, उन साले कंगालों की इतनी हिम्मत, तू उनसे कह कि वहीं रुकें, मैं अभी आकर उनकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। भाभी की यह धमकी सुनते ही मम्मी पापा और भैया के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। मेरे दिल में एक ठंडी सी हंसी दौड़ गई। सच ही कहते हैं, लोहे को लोहा ही काटता है और इन जैसे ढोंगी और लालची लोगों के लिए भाभी जैसी चुड़ैल ही बिल्कुल सही इलाज है। भाभी अपनी स्कूटी पर सवार होकर तूफान की तरह मेरे किराए के कमरे में दाखिल हुई। आते ही उन्होंने बिना सोचे समझे भैया के गाल पर तड़ातड़ 3 जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। विशाल कुमार, तुझ जैसे निकम्मे से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अपनी तरफ से इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बनने जा रही हूँ, तेरा हाथ बटाने के लिए दुकान खोल रही हूँ और तुझे लगता है कि मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ? ठीक है, तो फिर हम अभी के अभी डाइवोर्स लेंगे। जब मैं इस दुकान से 100 करोड़ कमा लूंगी ना तो तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कमरे के कोने में मम्मी पापा दुम दबाकर ऐसे सीधे खड़े हो गए थे जैसे स्कूल में कोई शरारती बच्चे सजा पाकर खड़े हों। भाभी के उस रौद्र रूप को देखकर उन दोनों की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भैया भी गाल सहलाते हुए भीगी बिल्ली बन चुके थे। वो बिना कोई पलटवार किए गिड़गिड़ाने लगे, अरे भाग्यवान, तुम इस अमर की बातों में क्यों आ रही हो? ये तो बस हमारे बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारी दुकान के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो बस इस बात का डर था कि कहीं पैसे डूब न जाएं। भाभी ने अपने सूट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और नाक फुलाते हुए बोली, चल हट, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं यहाँ घाटा उठाने के लिए दुकान खोल रही हूँ क्या? उन्होंने कोने में खड़े मम्मी पापा की तरफ एक घमंड भरी नजर डाली और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बोली, तुम जैसे गंवारों को बिजनेस की एबीसीडी भी पता है। तुम्हें क्या मालूम कि इस चाय कॉफी के धंधे में कितना अंधा पैसा है? वो जो सामने वाला बड़ा ब्रांड है ना, उसका मालिक आज करोड़ों का मालिक बन चुका है। वो साला 4 रुपए की शिकंजी बेचकर करोड़पति बन सकता है, तो मैं तो 40 रुपए का शुद्ध लेमनेड बेच रही हूँ। मैं तो अरबपति बनूंगी ही बनूंगी। जैसे ही भैया ने अरबपति बनने की बात सुनी, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी पूरी जिंदगी फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करते करते भी कभी अरबपति बनने का सपना नहीं देख सकते थे। उधर मम्मी पापा का दिमाग भी इन करोड़ों अरबों की संख्या को सुनकर चकरा गया। उनके चेहरों पर लालच की जो चमक आई, उसे वो छिपा नहीं पाए। पापा ने तुरंत पाला बदला और चहकते हुए बोले, वाह, अरबपति, मानना पड़ेगा, हमारी बड़ी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमारी ये बूढ़ी हड्डियां भी आखिर में आकर रईस माँ बाप बनने का सुख भोग ही लेंगी। भैया के चेहरे पर तो जैसे बत्ती सी ही फिट हो गई थी। उनके दिमाग में अभी से बड़ी बड़ी गाड़ियां और नौकर चाकर घूमने लगे थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भाभी को गले से लगा लिया। सच में यार, मेरी बीवी तो हीरा है, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और अक्लमंद है। अब मैं उस बकवास फैक्ट्री में मजदूरी करने कभी नहीं जाऊंगा। अब तो हम भी बड़े मालिक बनकर राज करेंगे। भाभी का घमंड अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने मेरी तरफ एक जहरीली और नीची नजर डाली और ताना मारते हुए बोली, वो तो है ही, मुझसे शादी करके तुम्हारी किस्मत खुल गई, वरना तुम भी यहाँ किसी की तरह जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते। भैया भी अपनी इस लॉटरी पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो रातों रात अमीर बन चुके हैं। उन्होंने भाभी के कंधे पर हाथ रखा और मुझे नीचा दिखाते हुए बोले, छोटे भाई,
देख लिया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का क्या फायदा हुआ? तेरी औकात है कभी अरबपति बनने की, नौकरी ही करता रही हो। उनकी बातें ऐसी थीं जैसे उनके बैंक अकाउंट में सच में करोड़ों रुपए आ चुके हों। अब खेल को पूरी तरह अपने पक्ष में करने और भविष्य के किसी भी झंझट से बचने के लिए मैंने चेहरे पर एक लालची और उदास सा भाव बनाया और पूछा, मम्मी पापा, दुकान के लिए जो लोन लिया गया है वो तो हमारे घर को गिरवी रखकर लिया गया है ना? आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ, तो जब दुकान से करोड़ों की कमाई होगी तो मुझे भी मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही मम्मी पापा के चेहरे का रंग काला पड़ गया। भैया ने तो आप देखा ना था, मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। चल बे साले, हे, ये मकान मम्मी पापा ने मेरे लिए खरीदा था, तेरा इस पर कोई हक नहीं है, समझा? मैंने जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाने का नाटक किया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम लोग मुझसे लिखित में रिश्ता नहीं तोड़ते, तब तक मैं इस करोड़ों की कमाई में से अपना हिस्सा मांगता रहूंगा। ये सुनकर मम्मी पापा का गुस्सा फूट पड़ा। वो दोनों मुझ पर झपट पड़े और मेरे गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। नालायक, नीच, तू सिर्फ पैसों का भूखा है। हम सब एक ही परिवार के हैं और तेरे दिमाग में सिर्फ चालाकी चलती है। चल, आज से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। उन करोड़ों रुपयों में से तुझे एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। मैंने अपना गाल पकड़ते हुए कहा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर हिम्मत है तो इस कागज पर दस्तखत करो। मैंने तुरंत अपने बैग से वो एग्रीमेंट निकाला जिसे मैंने पहले ही एक वकील से लीगल तरीके से तैयार करवा कर रखा था। उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से एक दूसरे से सारे पारिवारिक और कानूनी रिश्ते खत्म कर रहे हैं और भविष्य में इस परिवार के किसी भी कर्ज या लोन से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मम्मी पापा उस समय अमीर होने के नशे में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बिना पढ़े बिना सोचे समझे तुरंत उस कागज पर अपने दस्तखत कर दिए और चिल्लाए, आज से तू हमारे लिए मर गया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली और सोचा, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बस इसी पल का इंतजार था। अब भाभी की दुकान का ग्रैंड ओपनिंग होने वाला था। मम्मी पापा और भैया खुद को इस शहर का नया राजा महाराजा समझने लगे थे और इतने बड़े बिजनेस टाइकून बनने के बाद वो साधारण तरीके से तो शुरुआत कर नहीं सकते थे। अपनी झूठी शान और रईसी का दिखावा करने के लिए उन्होंने, भाई साहब, भाभी का 40 रुपए का नींबू पानी का फॉर्मूला और भैया मम्मी पापा का उस पर यकीन करना, अपनी इस झूठी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए कि वो बहुत जल्द 100 करोड़ के मालिक और इस शहर के सबसे बड़े रईस बनने वाले हैं। लोन के जो 5.5 लाख रुपए बचे थे वो उसे लेकर सीधे मॉल भागे और ब्रांडेड कपड़ों और सामानों पर उड़ा दिए। उनका कहना था कि अब हम बड़े मालिक बनने जा रहे हैं तो हमारा पहनावा भी तो नवाबों जैसा होना चाहिए, फकीरों की तरह थोड़े ही घूमेंगे। भाभी ने अपने लिए पूरे 3 लाख रुपए का शनेल का आउटफिट खरीदा और भैया ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए पूरे 2 लाख रुपए की रोलेक्स ग्रीन सबमरीन की नकली या सेकंड हैंड घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। ये सब खरीदने के बाद वो अपनी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर नीचा दिखाने से बाज नहीं आए। भैया ने मैसेज किया, अरे अमर, भले ही हम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ गधा मजदूरी लिखी होती है। तेरी भाभी और मैं अब बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और तू जिंदगी भर बैंक के उसी काउंटर पर बैठकर चिल्लर गिनता रहेगा। ये जो ब्रांडेड चीजें हम पहन रहे हैं ना, इन्हें छूने की औकात भी तेरी पूरी जिंदगी में नहीं होगी, समझ गया? मैंने उनके इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं चुपचाप अपने इस्तीफे की तैयारी कर रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे देश की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से जॉब ऑफर मिला था जहां मेरी सैलरी महीने की 40,000 रुपए थी। साथ ही सारे मेडिकल इंश्योरेंस और बड़े शहर में सेटल होने की पूरी सुविधा मिल रही थी। लेकिन जब मेरे माँ बाप और भाई भाभी को यह पता चला तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगे थे। उन्होंने मुझ पर असंस्कारी और स्वार्थी होने का ठप्पा लगा दिया कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। मुझे रोकने के लिए उन्होंने 12 घंटे का सफर तय किया और सीधे उस कंपनी के ऑफिस के बाहर जाकर तमाशा करने और रोने धोने की धमकी तक दे डाली। अपनों के उस ड्रामे के आगे घुटने टेक कर मुझे वो शानदार नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैं वापस अपने इस छोटे से शहर लौट आया और बैंक में सिर्फ 4,000 रुपए महीने की नौकरी करने लगा। उसके बाद जब भी मम्मी पापा को छोटी सी बीमारी भी होती तो अस्पताल का पूरा खर्च मेरी इस छोटी सी सैलरी से निकाला जाता। भैया भाभी के घर में नया सोफा या अलमारी आती तो पैसे मेरी जेब से जाते। लेकिन जब इसी काम के तनाव और भागदौड़ की वजह से मुझे गंभीर पेट दर्द हुआ और मैं अस्पताल में एडमिट था तो इस पूरे परिवार का एक भी सदस्य मुझे देखने तक नहीं आया था। लेकिन इस नए जन्म में मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। इस लालची और जहरीले परिवार से इतनी दूर चला जाऊंगा कि ये कभी मेरा चेहरा भी ना देख पाए। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक बेहतरीन फाइनेंस कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया। सैलरी पूरे 30,000 रुपये महीना और वो जगह मेरे इस शहर से 2,000 किलोमीटर दूर थी।
मेरी शर्तों पर यह नौकरी बिल्कुल खरी उतरती थी। मुझे अगले महीने ही ज्वाइन करना था। उधर भाभी की दुकान के उद्घाटन की तारीख भी करीब आ गई थी। उनके लोन के पैसों में से अब सिर्फ 50,000 रुपये बचे थे। दुकान खुलने से एक रात पहले भाभी ने बड़े दिल वाली बनते हुए उसमें से 20,000 रुपये निकाले और शहर के सबसे आलीशान और महंगे होटल में मम्मी पापा को डिनर कराया। इस शाही दावत को देखकर मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसी रात सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी। हमने अपने उस नालायक और लालची छोटे बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें दुनिया की सबसे होनहार और संस्कारी बहू दी है, जो हमारा नाम रोशन कर रही है। गांव के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने जब होटल के उस आलीशान वीआईपी रूम की तस्वीरें देखी तो उन्हें लगा कि भैया भाभी सच में रातों रात करोड़पति बन गए हैं। कमेंट्स में तारीफों के पुल बांधे जाने लगे और लोग पूछने लगे कि भाई आखिर कौन सा खजाना हाथ लग गया है। मम्मी पापा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और गुमनामी में काटी थी। आज जब समाज में उन्हें इतनी फुटेज मिल रही थी तो उनका झूठा घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गांव के सीधे साधे लोगों के सामने बढ़ चढ़कर डींगे हाँकना शुरू कर दिया। अरे हमारी बड़ी बहू कोई मामूली औरत नहीं है। शहर के बीचों बीच उसने अपनी कैफे शॉप खोली है। महीने का कम से कम 10 करोड़ रुपए का मुनाफा तो पक्का है। उन्होंने बड़े नवाबों की तरह गांव के सभी लोगों को दुकान के उद्घाटन पर आने का न्योता दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि तुम सब बस आने की तैयारी करो। गांव से शहर तक आने जाने का किराया और यहाँ रहने खाने का पूरा खर्चा हमारी तरफ से होगा। गांव के लोगों को उनकी इस बात पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन मुफ्त में शहर घूमने और आलीशान दावत उड़ाने का मौका कौन छोड़ता। सबने तुरंत हाँ कर दी और देखते ही देखते दुकान के उद्घाटन का वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। अरे भाई, इस परिवार के लॉजिक को तो नासा वाले भी रिसर्च करके नहीं समझ सकते। जेब में बचे हैं सिर्फ 50,000 रुपए, जिनमें से 20,000 की इन्होंने एक रात में बिरयानी उड़ा दी। 3 लाख के शनेल के कपड़े और नकली रोलेक्स पहनकर भैया भाभी खुद को मुकेश अंबानी समझ रहे हैं। और मम्मी पापा का कॉन्फिडेंस तो देखो, 40 रुपए का नींबू पानी बेचकर महीने का 10 करोड़ कमाने का दावा कर रहे हैं और पूरे गांव को फ्री ट्रिप का लालच दे रहे हैं। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब गांव वाले वहां पहुंचेंगे और काउंटर पर पैर धोने वाले टब में नींबू तैरते हुए देखेंगे।